हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सिंघल एक बार पुनः ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए मित्रों, जो मेरा पिछला वीडियो था वो जो उत्तर पश्चिमी जो रेतीला मैदान है उसके दो भाग हैं। मैंने बताया था आपको, शुष्क प्रदेश और अर्ध शुष्क प्रदेश। और शुष्क प्रदेश के पुनः दो भाग मैंने बताए थे, एक बालू का मुक्त प्रदेश और एक मरुस्थली। तो हमने जो पिछला वीडियो था उसमें बालू का मुक्त प्रदेश और उसकी विशेषताएँ जानी थी कि क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। और ये जो वीडियो है हमारा, जो शुष्क प्रदेश का दूसरा भाग है मरुस्थली, उसको लेकर है। उसमें देखिए बहुत सारे विशेष रूप से जो रेत के टीले हैं उनको लेके प्रश्न आते हैं कि जो टीले कहाँ मिलते हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं। तो ऐसी बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हैं मरुस्थल में जो देखने को मिलती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ये मैप मैं पहले भी बना चुका हूँ। देखिए 4 भौतिक प्रदेश हैं, हम पढ़ चुके हैं बार बार इसको। तो इसमें हमारी जो चर्चा चल रही है वो उत्तरी पश्चिमी रेतीले मैदान को लेकर है ना। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। और इसके मैंने कहा था पुनः दो भाग हैं, ठीक है। तो ये हो गया शुष्क प्रदेश और ये हो गया अर्ध शुष्क प्रदेश, है ना। शुष्क और अर्ध शुष्क। और पुनः इसके भी मैंने कहा था, इसके दो भाग हैं। एक हिस्सा ये इधर का, जिसको तो हमने क्या कहा था, बालू का मुक्त प्रदेश। क्योंकि यहाँ रेत के टीलों का विस्तार कम देखने को मिलता है। और ये जो चारों तरफ है जिसको हम चर्चा कर रहे हैं, ये है मरुस्थली क्षेत्र। इसमें चारों तरफ रेत के टीलों का साम्राज्य हमें देखने को मिलता है। यदि आप जैसलमेर में जाकर रेत के टीले देखना चाहें तो आपको जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। तो ये जो लाल शेडिंग वाला हिस्सा है, हम इसकी चर्चा आज करने वाले हैं। तो शुष्क प्रदेश का वह क्षेत्र जो मरुस्थली है, जहाँ पर रेत के टीलों का विस्तार ज़्यादा है। दूर दूर तक जहाँ तक भी निगाहें जाएंगी हमें मरुस्थल ही दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, जो है इस पर जो है यहाँ पर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ जो है बनती हैं। देखिए पवन जो होती है मरुस्थल में अपर्दन का एक सक्रिय माध्यम होती है। तो अपर्दन करती है और जो पदार्थ उड़ा के ले जाती है उसको कहीं ना कहीं जमा कर देती है, निक्षेपित कर देती है। तो अपर्दन के और निक्षेप के कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों में अनेक प्रकार के स्थल रूप देखने को मिलते हैं। तो अपर्दन और निक्षेपण इनका प्रमुख आधार है, जिससे ये जो बालू का स्तूप और विभिन्न प्रकार की मरुस्थल में आकृतियाँ देखने को मिलती हैं। तो देखिए एक बार हम देखें क्या क्या है यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें हमें क्या क्या देखना है। एक होता है इनसेल बर्ग, एक होती है विद्यार्थियों छत्रक शिला जो मरुस्थल में देखने को मिलती है। एक होती है यारडंग, है ना। फिर कुछ झीलें हैं, इसमें प्लाया झील बहुत इंपॉर्टेंट है। और बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स जो विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो मरुस्थली क्षेत्र है अपना, ये बात चल रही है उत्तरी पश्चिमी रेतीले मैदान को लेकर।
है ना। ये अपना जो है प्रथम भौतिक प्रदेश है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसके मैंने पुनः बता दिया था, दो भाग हो गए। पहला शुष्क प्रदेश है ना, जिसकी अपन चर्चा कर रहे हैं, और इसके पुनः दो भाग थे, बालुका मुक्त प्रदेश और दूसरा मरुस्थली। ठीक है, तो हम विद्यार्थियों किसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर? मरुस्थली वाले भाग की। तो मरुस्थली क्षेत्रों में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है? इंसेलबर्ग, छत्रकशिला, यार्डंग, प्लाया झील और बालुकास्तूप। तो बहुत सारी ये भूआकृतियाँ हैं और इसको लेकर काफ़ी प्रश्न भी पूछे जाते हैं। पिछले RAS और टीचर्स, पटवारी, कांस्टेबल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विशेष रूप से जो बालुका स्तूप है उनको लेके काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो देखिए क्या है, इनको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, बात करें इंसेलबर्ग की। देखिए, इंसेलबर्ग जो है एक जर्मनी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है पर्वतीय द्वीप या द्वीपीय पर्वत हैं। जैसे समुद्रों में द्वीप होते हैं, ऐसे मरुस्थली क्षेत्रों में क्या होता है, जो कठोर चट्टानें होती हैं, जो पवन है उसका अपर्दन नहीं कर पाती है, अपर्दन करती आती है और एक लास्ट में जो सॉलिड चट्टान बच जाती है, वो मरुस्थल में एक ऐसा लगता है दूर से कोई द्वीप हो। तो चट्टान का जो स्वरूप द्वीपीय रूप होता है उसको इंसेलबर्ग कहते हैं, जर्मन भाषा का शब्द है। तो मरुस्थली क्षेत्रों में देखिए इस तरह के जो है आपको स्थल स्वरूप देखने को मिलते हैं, डोम शेप टाइप होता है। ये ऐसा होता है, ऐसे कोई डोम शेप हो। तो ये मरुस्थली क्षेत्र है। देखिए विद्यार्थियों, डायग्राम के माध्यम से ये अच्छे समझ में आते हैं, याद भी हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये स्थल रूप जो हैं डोम शेप टाइप के, ये मरुस्थली क्षेत्रों में हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसे स्थल रूप को ही इंसेलबर्ग कहा जाता है। तो जो चट्टानी क्षेत्र है उसमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जहाँ रेत है वहाँ पर ये कम मिलेंगे। तो आप देखिए इधर जो जालोर में जो ग्रेनाइट वगैरह की चट्टानें हैं, क्योंकि जो अपर्दन का प्रभाव है उन्हीं पर कम होता है जो सॉलिड होती हैं। तो इनका जो राजस्थान में जो जालोर है और यहाँ पर जो ग्रेनाइट की चट्टानें हैं उनमें ये स्थल रूप देखने को मिलेंगे। तो आपको राजस्थान में पूछ सकते हैं इंसेलबर्ग के उदाहरण कहाँ मिलेंगे, जालोर में या फिर ये दक्षिणी पश्चिमी भाग में, क्योंकि आपको पता है जालोर और सिवाना के आसपास कुछ जो है 56 की पहाड़ियाँ, जो गोलाकार शिखर हैं जिनके, है ना, और इसी तरह बिखरी हुई पहाड़ियाँ। तो ये जो ग्रेनाइट के
ऐसे जो पर्वतीय द्वीप टाइप जैसे मरुस्थल में दिखाई देते हैं उनको इनसेल बर्ग कहते हैं। तो ये जालोर इसके लिए ऑप्शन आ सकता। दूसरा है छत्रक शिला। इसको मशरूम रॉक भी कहते हैं। तो देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में ये इस तरह से छतरीनुमा आकार की चट्टान हमें देखने को मिलती है। तो इस तरह की जो छत्रक मतलब छत्र की तरह, और ये जैसे मशरूम होता है उस टाइप की चट्टान होती है। यदि मरुस्थल में इस तरह की चट्टान मिले कि जो ऊपर का शेप है वो छत्र जैसा हो और बीच का एक छोटा स्तंभ नुमा क्षेत्र पतला हो, तो ऐसी चट्टान को जो छत्र के आकार की होती है छत्रक शिला कहते हैं। तो कभी आए छत्रक शिला कहाँ देखने को मिलेगी? मरुस्थलीय क्षेत्रों में, और ये भी चट्टानी क्षेत्रों में मिलेगी। इसमें क्या होता है विद्यार्थियों, देखिए जब पवन चलती है तो पवन तो समान रूप से चलती है, अपर्दन भी समान रूप से करती है, पर जो चट्टान होती है जैसे यहाँ पर है हार्ड रॉक और ये वाला हिस्सा है सॉफ्ट रॉक का, तो कठोर चट्टान का अपर्दन कम होता है और जो सॉफ्ट चट्टान है उसका अपर्दन ज़्यादा हो जाता है। इस कारण ये हिस्सा पतला हो जाता है और ये हिस्सा मोटा रह जाता है। इसको हम बोलते हैं विशेषक अपर्दन। ये जो अपर्दन सेम होता है पर चट्टान के कारण उसका प्रभाव अलग होता है, तो इसका निर्माण विशेषक अपर्दन के कारण होता है। डिफरेंशियल इरोजन है ना, इसको इंग्लिश में डिफरेंशियल इरोजन कहते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो चट्टानी क्षेत्र है दक्षिणी पश्चिमी भाग में आप कह सकते हो, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में जहाँ है ना ग्रेनाइट पत्थर वगैरह का क्षेत्र है, और पर ये ऐसे क्षेत्र जहाँ पर में मिक्स, जहाँ सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स मिलती हैं वहाँ पर ये ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये दो प्रकार के इसको जो है देखिए सहारा मरुस्थल में इसे गारा के नाम से जाना जाता है, और अरब के जो मरुस्थल है उसमें पिट्स फेल्सन कहते हैं। सहारा में गारा और अरब में। तो देखिए आजकल जो है एग्जामिनर जो है डिफरेंट टाइप के प्रश्न पूछता है, तो कभी आपसे शब्द पूछे तो आप सोचोगे क्या है ना। तो गारा या पिट्स फेल्सन ये मशरूम रॉक को कहते हैं, और ये मरुस्थलीय क्षेत्रों में जहाँ सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स के बेड इस तरह से मिलते हैं तो वहाँ विशेषक अपर्दन के कारण ये आकार देखने को मिलते हैं। तीसरा है देखिए विद्यार्थियों यार्ड अंग। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में यदि चट्टानें इस रूप में खड़े रूप में ऐसे मिलती हैं, तो इस तरह की जो आकृति है उसको यार्ड अंग कहते हैं। तो एक प्रकार से ये लंबवत रूप से खड़ी हुई कठोर चट्टानों के भाग को हम क्या कहते हैं? यार्ड। देखिए इसमें भी वही डिफरेंशियल इरोजन होता है कि ये देखिए ये जो बच गई है, ये जो आपको बची हुई रॉक्स दिखाई दे रही हैं ऊपर, ये है हार्ड रॉक्स,
और बीच बीच में से जो कट गई हैं ये तो क्या हुई विद्यार्थियों, हार्ड कठोर चट्टान, और जो बीच में इरोड हो गई हैं जगह जगह वो हैं सॉफ्ट रॉक्स। तो यदि लंबवत रूप से इस तरह से चट्टानें मिलती हैं कि बीच में सॉफ्ट, कहीं हार्ड, फिर कहीं सॉफ्ट होती, तो जो सॉफ्ट चट्टान है, मुलायम चट्टान, वो कट जाती है और हार्ड बच जाती है। तो ऐसी आकृति को मरुस्थलीय क्षेत्रों में यार्डंग कहा जाता है। तो आपके टर्म है इंपॉर्टेंट जो पूछी जा सकती है। तो देखिए मैं एक बार इनको पुनः बता दूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर देखिए मरुस्थलीय क्षेत्र, इसका हम बार बार चर्चा कर चुके हैं। शुष्क प्रदेश, इसका बालू का मुक्त प्रदेश, और ये मरुस्थली। मरुस्थली में जो विभिन्न स्थल रूप देखने को मिलते हैं। इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ऐसा द्वीप जो पर्वतीय या चट्टानों से बना हो। तो जो ऐसी हार्ड चट्टानें होती हैं, तो जैसे ग्रेनाइट है, वो अपर्दन के बाद बच जाती है, तो उसके डोम शेप आकार के ये टीले जगह जगह दिखाई देते हैं। इसी को हम इंसेलबर्ग कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ मिलेंगे? ज़्यादातर जालोर में, है ना, या दिशा के हिसाब से आ जाए, जालोर यहाँ है दक्षिण पश्चिम भाग में। दूसरा छत्रक शिला या मशरूम रॉक, देखने में छत्र के आकार की या मशरूम की तरह लगती है। ये विशेषक अपर्दन का परिणाम है। अपर्दन तो समान है, परंतु हार्ड रॉक का अपर्दन कम होता है, सॉफ्ट का ज़्यादा होता है, तो इसका आकार छत्र के नुमा हो जाता है। तो जब चट्टानें जो हैं सॉफ्ट और हार्ड इस रूप में, क्षैतिज रूप में मिलती हैं, है ना, तो इसका निर्माण होता है। और ये सहारा में से गारा और अरब में पिट्स फेल्सन के नाम से जाना जाता है। यार्डंग जब देखिए ये क्षैतिज रूप से थी, ये लंबवत रूप से हैं। जब लंबवत रूप से हार्ड और सॉफ्ट चट्टानें क्रमशः मिलती हैं तो सॉफ्ट चट्टानें अपरदित हो जाती हैं और हार्ड चट्टानें बच जाती हैं। तो इस तरह से लंबवत रूप से खड़ी हुई कठोर चट्टानों के भाग को यार्डंग कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, तो मैं इसका मिटा देता हूँ और देखते हैं और आकृतियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए विद्यार्थियों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको। और देखिए बरखान, एक बार जैसे बरछान पहले सोचते थे भाई ज्योग्राफी का है नहीं आएगा, पर एक बार आ गया था कंपटीशन में, है ना। इंसेलबर्ग वगैरह भी पूछा हुआ है, तो इसमें जनरल थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। तो देखिए इंसेलबर्ग कर लिया, छत्रक शिला, यार्डंग, प्लाया झील, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें और भी कई चीज़ें हैं। देखिए एक बना है कि लैंडफॉर्म बना है, स्थल रूप, एक क्रॉस सेक्शन के रूप में मैं आपको डायग्राम बना रहा हूँ तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ियाँ हैं ये। मरुस्थलीय क्षेत्रों में देखिए कहीं कहीं जो पहाड़ियाँ भी बिखरी हुई देखने को मिलती हैं, है ना। तो ये पहाड़ी क्षेत्रों में से छोटी छोटी जो बिखरी हुई पहाड़ियाँ होती हैं, उसका बीच का जो क्षेत्र है उसको हम बेसिन क्षेत्र कहते हैं।
है ना। इसमें भी देखिए कुछ और स्थल रूप होते हैं। तो देखिए जो जलधाराएं होती हैं पहाड़ी क्षेत्रों से होकर, और जलधाराएं, ये पूरा सारा क्षेत्र ही है ना ऊंचा क्षेत्र है, और ये पानी जो है इकट्ठा इस क्षेत्र में हो जाता है। तो ये जो पर्वतों से घिरा हुआ क्षेत्र है, ये जो बेसिन है, इसमें जल इकट्ठा होता रहता है ना। ये जो क्षेत्र है, जो पर्वतों के आगे कुछ मैदानी भाग होता है, तो देखिए जो पर्वतों के बाद मैदानों के बीच में ये जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं पिडमॉन्ट, पर्वतपदी क्षेत्र। पर्वत के आगे का जो क्षेत्र है उसको पर्वतपदी क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे यहाँ पर भी है पिडमॉन्ट प्रदेश, पिडमॉन्ट। तो पर्वतपदी क्षेत्र पर्वतों के आगे के हिस्से को कहते हैं। और ये जो पानी है, अगर पानी कम है तो बीच में इकट्ठा हो जाएगा, ज़्यादा है तो इधर फैल जाएगा। तो आप देखें इस तरह से बीच के क्षेत्र में ये पानी भर जाता है। यहाँ पर पानी की मात्रा कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है ना, थोड़ी थोड़ी पानी की मात्रा होती है। तो ये जो जलधाराएं आकर इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, और इसके कारण ये जो झील बन जाती है, इसी को हम प्लाया झील कहते हैं। तो प्लाया क्या है? जो पर्वतों से घिरे हुए क्षेत्रों के बीच में जलधाराओं के बनने से अस्थायी झीलें बन जाती हैं, उसको प्लाया झील कहा जाता है। ये कैसी है? अस्थायी लवणीय या नमकीन झील, है ना। सामान्यतः जो प्लाया होता है वो शुष्क होता है। तो एक्चुअली शुष्क नमकीन या लवणीय झील, जिसमें पानी जब उड़ जाता है तो ये बीच में इकट्ठा हो जाता है। पानी जब बीच में इकट्ठा जो हो जाता है, वो जब उड़ जाता है तो ये यहाँ पर एक ऊंची सी तली सी इसकी नमक और सिल्ट की जम जाती है, उसी को एक्चुअली प्लाया कहते हैं। पर जब कभी असामयिक वर्षा के कारण, अचानक असामयिक वर्षा के कारण जब इसमें जल भर जाता है तो ये प्लाया झील कहलाती है, तब इसमें पानी हो जाता है। परंतु ये शुष्क ही होती है। तो यदि ऑप्शन में शुष्क झील आए और पानी वाली झील आए तो शुष्क झील करना है, क्योंकि ये शुष्क क्षेत्र है, इसमें नमी रहती है। और एक बार ये प्रश्न आया था, प्लाया झील का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका उपयोग खेती के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें नमी रहती है तो यहाँ किसान खेती कर लेते हैं। और देखिए, यदि लवणता बहुत ज़्यादा हो, लवणता बहुत ज़्यादा हो तो इसको बोलते हैं सैलिनास। सैलिनास का मतलब क्या हुआ? अधिक लवणीय प्लाया। अधिक लवणीय प्लाया को क्या बोलते हैं? या प्लाया झील आ जाए, है ना। इसको प्लाया अलग से भी लिख सकते हैं, वो झील भी कर सकते हैं। तो अधिक लवणीय नमकीन जब लवणता ज़्यादा होती है तो उसको सैलिनास कहते हैं, और वैसे इसको प्लाया कहते हैं। तो पहाड़ों से घिरे हुए क्षेत्र में जब जल संग्रह हो जाता है, पर यह जल बहुत ज़्यादा नहीं होता है और ये सूख जाता है, तो नमक और जो सिल्ट मिट्टी वगैरह है जम जाती है, तो उसके कारण इस जो क्षेत्र को प्लाया कहा जाता है। और देखिए, ये पिडमॉन्ट से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, या पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र, पहाड़ों से
एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ तक का जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसको बालसन कहते हैं, बालसन कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है जो कभी पूछा जा सकता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में पहाड़ों से या पिडमोंट से घिरे हुए क्षेत्र को बालसन कहते हैं। उसी में प्लाया झील पाई जाती है। और देखिए जब जलधाराएं ये आती हैं तो इसके कारण यहाँ पर जो है मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, कांप मिट्टी इसको आप कहते हो। जलधाराओं के द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाती है हम उसको कहते हैं ना कांप मिट्टी। तो इसके कारण प्लाया झील के आसपास एक मैदान का निर्माण हो जाता है। तो इस मैदानी भाग को क्या कहते हैं? बजादा। बजादा। तो बजादा क्या हुआ? प्लाया के चारों ओर स्थित मैदानी भाग। तो प्लाया के चारों ओर स्थित जो मैदानी भाग है उसको बजादा कहते हैं। प्लाया क्या हो गई? अस्थायी नमकीन झील जो शुष्क होती है, पर असामयिक वर्षा के कारण इसमें पानी आ जाता है, तब इसको झील का रूप में बोलते हैं, पर ये एक्चुअली शुष्क होती है। तो शुष्क लवणीय झीलों को प्लाया कहते हैं। यदि इसमें लवणता ज़्यादा हो तो इसको सैलिनास कहा जाता है। तो अत्यधिक या ज़्यादा लवणता वाली या नमकीन प्लाया झील का नाम है सैलिनास। और बालसन क्या हुआ? मरुस्थलों में पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र। मरुस्थलों में से घिरा हुआ क्षेत्र। मरुस्थलों में पहाड़ों से जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसको बालसन कहते हैं। इसी में प्लाया या प्लाया झील होती है। ज़्यादा नमकीन प्लाया झील को सैलिनास कहते हैं और प्लाया के आसपास का क्षेत्र बजादा कहलाता है। देखिए जो नमकीन खारी झील होती है उसको टॉड झील कहते हैं। यदि इसमें पानी हो तो ऐसी नमकीन खारी झील, जिसको आप कह सकते हो खारी या लवणीय झील, को टॉड झील कहा जाता है। सूखी है तो प्लाया और पानी है तो उसको टॉड झील भी कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, है ना। बालसन हो गया, टॉड हो गया, प्लाया हो गया, सैलिनास हो गया, बजादा हो गया, है ना। तो बहुत सारी टर्म्स है। और देखिए जब ये पहाड़ी क्षेत्रों से जब पानी आकर जब दलदल का रूप धारण कर लेता है, तो जो दलदल का रूप धारण कर लेता है तो उसको बोलते हैं रण क्षेत्र। यदि जल भराव क्षेत्र के कारण दलदल क्षेत्र, मरुस्थल में दलदली क्षेत्र को रण क्षेत्र कहते हैं ना। दलदली हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 3 जो है उदाहरण बड़े फेमस हैं इसमें। एक जोधपुर में है, एक बाड़मेर में है, एक जैसलमेर। तो जोधपुर में जो है उसका नाम है बॉपरन, उसको बोलते हैं बॉपरन। बाड़मेर में थौब रन, जैसलमेर में पोकरन नाम सुनाइए आपने। तो देखिए विद्यार्थियों बहुत सारे टर्म्स मैंने मरुस्थल से संबंधित बताया, एक बार और वापस समझा देता हूँ। देखिए पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ जो क्षेत्र है उसको बालसन कहते हैं, ठीक है। बजादा जो प्लाया झील के आसपास का मैदानी क्षेत्र है उसे बजादा कहते हैं। और जो बीच में जल भर जाता है पर बाद में सूख जाता है, तो ऐसा जो क्षेत्र है इसमें यहाँ पर जो मिट्टी और जो नमक थोड़ी सी है ना जम जाती है, तो इसकी बजादा की ऊपरी सतह, सारा बजादा क्षेत्र मान लो, तो ये जो ऊपर क्षेत्र जो यहाँ नमक और एसिड जम जाती है उसको प्लाया कहते हैं। तो ये अस्थायी नमकीन लवणीय झील है।
और असामयिक वर्षा से जब जल आ जाता है तो उसे प्लाया झील कह देते हैं। ज़्यादा खारी झील को सैलिनास कहते हैं। जब ये दलदल के रूप में हो जाए तो इसको रण कहते हैं। बोपरन जोधपुर, थोबरन बाड़मेर, पोखरन जैसलमेर। तो देखिए विद्यार्थियों, बालू का स्तूप को छोड़ के सारे आकृति अपन ने कर ली। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे प्रश्न आते हैं। और इसके बाद अपन बालू का स्तूप की चर्चा करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमने इंसेलबर्ग, छत्तकशिला, यार्डंग, प्लाया झीलें और उससे संबंधित बहुत सारी बातें देखी। अब बालू का स्तूप की बात करते हैं। बालू का स्तूप या ऐसे रेत के टीले भी कहते हैं, और राजस्थान में स्थानीय भाषा में इन्हें धोरे भी कहा जाता है। कहते हैं ना धरती धोरारी, तो धोरे भी कहते हैं। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो आकर्षक है, जो मरुस्थल में जो जाते हैं, जो हमारा आकर्षण होता है मरुस्थल में, हम रेत के टीले देखना चाहते हैं, है ना। कोई कहीं पर भी जाएगा तो रेत के टीले देखने जाएगा, है ना। हम ऊँट की सवारी करने जाते, कितना बड़ा मज़ा आता है ना। जैसलमेर में जो मरु उत्सव होता है समगांव में, है ना, वहाँ पर लोग ऊँट की सवारी करते हैं। तो इसलिए कहाँ पर करते हैं, टीलों पर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा चित्ताकर्षक जो स्थल रूप है वो है बालू का स्तूप। तो देखिए बालू का स्तूप जो होता है ये इस तरह से होता है ना। देखिए एक तरफ से विंड आती है, मान लो विंड की ये डायरेक्शन है, तो जिधर से विंड आती है उसको हम बोलते हैं पवन मुखी ढाल। इसके दो ढाल होते हैं, और जिधर से पवन यूँ जाएगी ना फिर यूँ आएगी, तो ये पवन विमुखी ढाल। तो इसके दो ढाल होते हैं, पवन मुखी जिधर से पवन आती है, और जिधर उतरती है पवन मुखी। यदि पवन इधर से आएगी तो ये पवन मुखी हो जाएगा, ये पवन विमुखी ढाल हो जाएगा। और इंग्लिश में देखिए इसको विंड वर्ड साइड कहते हैं, और इसको ली वर्ड साइड कहते हैं। विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड। और ये जो ऊपर का हिस्सा जहाँ एकदम इसका शीर्ष होता है, इसको हेड या शीर्ष बिंदु कहते हैं, है ना, हेड पॉइंट। और देखिए इधर जो है रेत यूँ जाती है और इधर स्लिप हो जाती है, तो ये हिस्सा स्लिप सरफेस भी, इसको स्लिप फेस भी कहते हैं। क्योंकि देखिए जो रेत इधर से जाती है वो यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, रेत स्लिप हो जाती है, तो इसलिए इसको स्लिप सरफेस कहते हैं। तो इस तरह से जो टीले हैं वो आपको ये कई आकार के होते हैं, है ना। पवन के अनुसार भी जो है कई नामों से जाने जाते हैं। एक देखिए वैज्ञानिक थे वैगनार्ड, इन्होंने 1933 में, वैगनार्ड महोदय ने 1933 में देखे टीलों को दो भागों में बांटा है। पहला इन्होंने कहा बरखान, और दूसरा इन्होंने कहा सीफ। दो इन्होंने नाम दिए हैं। वैगनार्ड महोदय ने कहा कि टीले दो प्रकार के होते हैं, बरखान और सीफ। देखे जो पवन की दिशा में बनते हैं, है ना, ये पवन की दिशा है, इसको तो सीफ कहते हैं। तो ऐसे टीले जो पवन की दिशा में बनते हैं, इसको तो क्या कहा इन्होंने, सीफ। तो जो हवा या तो देखो समानांतर चलती है, तो एक तो समानांतर हवा में के समानांतर बनते हैं। दूसरा यदि हवा ऐसे चल रही है और टीला जो है सामने कोई अवरोध आने से ऐसे आड़ा टीला बन जाता है। तो टीले या तो हवा की, उन्होंने कहा है तो हवा की दिशा में बनते हैं या हवा के समकोण पर बनते हैं। ये क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल।
तो दो ही तरह के टीले होते हैं विद्यार्थियों, या तो हवा की दिशा में बनते हैं या उसके समकोण पर बनते हैं। तो ये हुए समकोणीय टीले जो समकोण पर बनते हैं, है ना, याद रखना है अच्छे से। और ये समानांतर, हवा के समानांतर टीले, समानांतर टीले। तो मोटे रूप से इसका क्लासिफिकेशन दो ही है, बरखान या फिर सीफ। बरखान का मतलब जो समकोण पर बने, है ना, और इनको देखिए और शब्द भी इनके लिए यूज़ किए जाते हैं। ये है अनुदैर्ध्य, सॉरी कौन सा बरखान है ना, यह है अनुप्रस्थ, इनको अनुप्रस्थ टीले भी कहते हैं और इसको अनुदैर्ध्य कहते हैं, अनुदैर्ध्य। तो देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पर याद कर लें इस पॉइंट को कि जो या तो टीले हवा के समकोण पर होते हैं या हवा के समानांतर होते हैं। जो हवा के समानांतर होते हैं उसको सीफ कहते हैं, सीफ ड्यून्स। जो समकोण पर होते हैं उनको बरखान कहते हैं, या इन्हीं का एक नाम है अनुप्रस्थ, कि जो बरखान है वो एक्चुअली अनुप्रस्थ टीले ही है और जो सीफ है वो अनुदैर्ध्य ही हैं। और ये जो है मैंने कहा पवनमुखी ढाल होता है, ये भी मुखी ढाल। देखिए पवनमुखी ढाल हमेशा मंद होता है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये हवा यूँ चलती है और यहाँ स्लिप हो जाता है, इसलिए ये ढाल तीव्र होता है, स्टीप। ये जेंटल होगा, वो स्टीप होगा, जेंटल, और इसको क्या बोलेंगे, स्टीप। देखिए ये बातें याद करने योग्य होती हैं। तो ये मैंने, और देखिए जहाँ पर बाधा होगी, टीला तभी बनेगा जब कोई बाधा होगी, तो अवरोध होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी जा रही है, कोई अवरोध आएगा, वहाँ रुक जाएगी तो टीले बन जाएंगे। तो एक तो पवन होना चाहिए, पवन चल रही हो, तो पवन नहीं चलेगी तो टीले कैसे बनेंगे। तो पवन की गति तीव्र होनी चाहिए। दूसरा अवरोध होना चाहिए। तीसरा पर्याप्त मात्रा में रेत होनी चाहिए, अगर रेत नहीं होगा तो टीला कैसे बनेगा। और चौथा जो है उचित स्थान होना चाहिए जहाँ पर टीला बन सके। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको समझनी है। अब देखिए टीलों के प्रकार की बात करें हम। ये समझ में आ गया होगा आपको। जो विशेष रूप से जो प्रश्न आते हैं और आज के टीलों के प्रकार को लेकर आते हैं, तो 2-3 प्रकार मुख्य हैं, बाकी तो वैसे तो 7-8 तरह के होते हैं टीले। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है वो है अनुदैर्ध्य। इनको पवनानुवर्ती रेखिक टीले भी कहा जाता है। कितने ही नाम है, अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती, रेखिक। इंग्लिश में इसको विद्यार्थी बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और लीनियर सैंड ड्यून्स। अनुदैर्ध्य, पवनानुवर्ती और रेखिक टीले, है ना। तो देखिए मैंने आपको बताया था पवन की दिशा में, है ना, पवन ऐसे चल रही है, तो पवन की दिशा में जब रेत चलती है तो इसके साथ जो टीले बनते हैं उसको हम बोलते हैं अनुदैर्ध्य। तो ये पवन की दिशा में, पवन के समानांतर कहलाएंगे ना, है ना। देखिए ये, है ना, इस तरह से ये टीले बन रहे हैं। ये इधर मैंने कहा जेंटल होती है, ये स्टीप होती है। देखिए इस तरह से, देखिए टीलों का निर्माण पवन के समानांतर, पवन की दिशा में हो रहा है ना। ऐसे फिर सीरीज आगे तक चलती जाएगी इधर पूरी, है ना, फिर आगे और हो जाएंगे, इस तरह से आगे चलते रहेंगे टीले। पूरे श्रृंखलाबद्ध रूप से, ऐसे लंबवत रूप से ये टीले देखने को मिलते हैं, है ना। इसे इधर भी हो जाएंगे, बहुत सारे टीले हो जाएंगे।
देखिए मैं चित्र इसलिए ऐसे अच्छे बना देता हूँ, आपको इससे समझ में आ जाता है ना। पर विद्यार्थी आप अच्छे से देखो इनको, खाली ऐसे थोड़ा बहुत देखकर छोड़ देते हो, उससे चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जो टीले हवा की दिशा में होते हैं, क्या विशेषता हुई, हवा पवन की दिशा, एक तो ये पवन की दिशा में बनते हैं, है ना, या दूसरा पवन के समानांतर, पवन की दिशा में बनते हैं, पवन के समानांतर बनते हैं, है ना। और इसका वही जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये इधर जो है ढाल, ये मंद बताया था ना मैंने, ये पवनमुखी ढाल, और ये कैसा होता है, तीव्र। ये विशेषताएं पूछ लेते हैं। तो इस तरह से समानांतर, इनको समानांतर टीले भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इनका एक नाम है समानांतर। देखिए ये टीले आगे भी बढ़ते रहते हैं और कभी कोई भाग पीछे छूट जाता है ना। जैसे टीला है ना, अब ये जब आगे चला जाता है तो कभी कभी कुछ भाग छूट जाता है। मान लो इतना हिस्सा इसका आगे शिफ्ट हो गया है, तो ये हिस्सा पीछे छूट जाता है ना, ये टीला आगे चला है। तो ऐसा जो हिस्सा ऐसा लगता है जैसे जो व्हेल जो होती है उसके जैसे पीछे का हिस्सा हो, तो इसलिए इसको व्हेल के नाम पर, व्हेल बैक के नाम से भी ऐसा लगता है व्हेल का बैक हो जैसे। तो जो पवनानुवर्ती टीलों का जो छूटा हुआ भाग है उसे व्हेल बैक कहते हैं, और यदि इसका आकार ज़्यादा बड़ा हो तो इसको द्रास कहते हैं, बड़ा आकार। बड़े आकार के छूटे हुए जो सैंड ड्यून है उसको द्रास कहते हैं, और जो छोटा हुआ हिस्सा उसको व्हेल बैक कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य टीले पवन की दिशा में होते हैं, समानांतर होते हैं। इनका जो पवन मुखी ढाल है मंद होता है, विमुखी ढाल तीव्र होता है, और ये हवा की दिशा में पाए जाते हैं। अब राजस्थान में इनका जो क्षेत्र है वो है दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान। तो आपसे पूछे कहाँ मिलते हैं, तो देखिए एक मैप बना देता हूँ। देखिए हर टीले का मैं अलग से मैप बना दूंगा तो आपको याद हो जाएगा। तो ये 3 जिलों में मिलते हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, और इधर है जोधपुर। तो विद्यार्थियों टीले 3 जिलों में देखने को मिलेंगे, जैसलमेर में मिलेंगे, बाड़मेर में मिलेंगे, जोधपुर। और इधर से आपको पता है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों से जो हवाएं आती हैं, है ना, मार्च से अप्रैल मैंने पहले बताया था, हवाएं जब चलती हैं तो उस समय रेत भी पर्याप्त मात्रा में होती है, तो उससे इन क्षेत्रों में इन टीलों का निर्माण होता है। तो इसके बनने में तीव्र पवन का और रेत का योगदान होता है। तो ये हो गया अनुदैर्ध्य टीले। इस पर कोई भी प्रश्न आए तो इसमें एरिया आ सकता है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हवा की दिशा में बनते हैं। इनका जो ये ढाल है पवन मुखी मंद होता है और पवन विमुखी ढाल तीव्र। देखिए दूसरा जो है ये टीलों के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुप्रस्थ टीले, या इसको आड़ा टीला भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सैंड ड्यून्स। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान में जो इनका क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी भाग, ये राजस्थान में कहाँ मिलते हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान में। देखिए यहाँ पर ये है ना
बीकानेर है, ये गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू है, और चूरू के पास ही क्या है, झुंझुनू। तो देखिए ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, राजस्थान का ये उत्तर पूर्वी भाग है। तो देखिए जब पवन तेज होती है वहाँ से तो ये इनको बनाती है किसको, अनुदैर्ध्य टीलों। और जहाँ मरुस्थल समाप्त होता है वहाँ हवा की दिशा मंद हो जाती है, यहाँ बस्तियाँ वगैरह आ जाती हैं, तो ये सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलते हैं। इसका जो निर्माण है मरुस्थल के सीमावर्ती भाग में होता है, जहाँ सीमा समाप्त होती है वहाँ पर ये बनते हैं। और इसमें मंद हवा जो होती है कैसी होती है, पवन मंद गति। मंद गति जब होती है तो वो हवा मिट्टी को निक्षेपित कर देती है, तो उसके कारण बनते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं, है ना, ये इम्पॉर्टेंट वर्ड है। वो समानांतर बनते हैं अनुदैर्ध्य, और ये समकोण पर बनते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे ये हवा की दिशा है, हवा ऐसे चल रही है, तो कोई यदि बाधा आ जाती है सामने, तो बाधा आने के कारण क्या होता है कि ये यहाँ पर निक्षेपित होने लग जाती है, और धीरे धीरे पूर्ण विकसित एक बड़े टीले का निर्माण हो जाता है ना। फिर ये इस तरह से आगे भी इधर और इधर ये टीले बनते रहते हैं। तो इस तरह से जो टीले हवा, ये 90 डिग्री का कोण हो गया, तो हवा की दिशा के समकोण पर बाधा आने के कारण जो टीले बनते हैं उसको अनुप्रस्थ टीले कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती मतलब पवन के अनुरूप बनते हैं, रेखिक होते हैं, ऐसे लगता है रेखा में बने हुए हों, लीनियर पैटर्न, इसीलिए इसका पैटर्न कैसा है, लीनियर। इसका जो पवन मुखी ढाल है मंद होता है, इसमें जो है 5 से और 15 डिग्री, 5 से 15 डिग्री का ढाल इधर होता है, और इधर जो है 20 से 30 डिग्री का ढाल होता है। तो इसलिए उधर का ढाल जो होता है वो तीव्र होता है, स्लिप सरफेस जो होता है। और ये समानांतर हैं, रेखिक हैं, पवन की दिशा में बनते हैं, है ना, समकोण पर नहीं बनते, पवन की दिशा। और यदि इसका कुछ भाग पीछे छूट जाता है तो उसे वेलबेक टीला कहते हैं, और यदि बड़ा ऐसा टीला हो तो उसे द्रास कहते हैं। और ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर जिलों में पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ या आड़ा टीला ये उत्तर पूर्वी भाग में मिलते हैं, जहाँ सीमा समाप्त होती है, पवन की गति मंद होने पर ये डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा, फिर और टीलों की बात करेंगे। देखिए विद्यार्थियों, और कौन से टीले हैं। एक है बरखान, इसको बरच्छान भी कह देते हैं। तो बरखान या बरच्छान, इंग्लिश में भी यही नाम है। देखिए चापाकार है ना, चाप के आकार के या अर्ध चंद्राकार टीले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाप के आकार के या अर्ध चंद्राकार टीलों को बरखान कहा जाता है ना। एक बार आरपीएससी में आया था प्रश्न, तो केवल छोटा सा ही प्रश्न था कि बरखान क्या होता है, रेत के टीले। तो ये कैसे हैं, अर्धचंद्राकार हैं, ये ध्यान रखना है कि ये जो कैसे होते हैं, देखिए ऐसे, जैसे ये अर्धचंद्र में की तरह।
इस तरह से होता है। तो इस तरह से ये इसका जो आकार होता है वो अर्ध चंद्रमा के आकार का होता है। अर्ध चंद्राकार टीले इसको कहा जाता है। ये बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनको बरखान बरछान है ना, आरपीएससी में तो बरछान ही लिख दिया था उन्होंने। तो इस तरह से जो है ये इसका स्लिप एरिया है ना, ये स्लिप एरिया है। तो ये इस तरह के देखने से लगेंगे। और यदि इसका हम देखें तो ये जो है बीच वाला हिस्सा, इसको गर्त कहते हैं, ट्रफ। जो हवा है इसमें पवन का जो है भंवर जो होते हैं, क्योंकि ये अर्धचंद्राकार होते हैं, तो जो पवन की जो ऐसे भंवर इसमें चलती रहती है, उसके कारण ही इस गर्त का निर्माण होता है। और इस गर्त का नाम स्थानीय भाषा में है थली, या इसको बोलते हैं ढंड। तो जो पवना, ये जो चापाकार और अर्धचंद्राकार टीले हैं, इसमें जो गर्त है उसको थली या ढंड कहा जाता है। और इसके ये जो हिस्से हैं ये हॉर्न कहलाते हैं इंग्लिश में। हिंदी में इसको सींग कहते हैं ना। पूर्ण विकसित सींग होते हैं, क्योंकि ये जो हवा आती है वो इसको फैला देती है रेत को। तो दोनों तरफ इसमें हॉर्न होते हैं। तो अर्धचंद्राकार टीलों को बरखान कहते हैं, और सबसे ज़्यादा ये तुर्कमेनिस्तान में पाए जाते हैं। और वहीं से इसको नाम पड़ा है बरखान। इसमें देखिए, इसको यदि ये इस तरह से, ये इस तरह से होता है। ये इस तरह का होता है। और इसमें ये पवन मुखी ढाल हो गया आपका, और ये पवन विमुखी ढाल हो गया। तो ये हवा जो है इस दिशा से चलती है, ठीक है। तो ये जो है हवा इस तरह से ऊपर ले जाती है, हवा यूँ जा रही है फिर यूँ उतर रही, तो ये रेत ऊपर पहुंच जाती है और फिर यहाँ से स्लिप हो जाती है। तो इसका जो पवन मुखी ढाल है वो मंद है, एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, और उत्तल है। ये ध्यान रखना है, याद करना है। और जो पवन विमुखी ढाल है वो तीव्र है और अवतल है, कटोरे नुमा, ऐसा अवतल टाइप का है ना। तो ये ध्यान रखना है कि इसका पवन मुखी ढाल मंद या उत्तल होता है, पवन विमुखी ढाल तीव्र और अवतल। और ये देखिए हवा की दिशा में आगे सरकते रहते हैं। जैसे ये है, यदि ये टीला इस तरह से है, तो जब हवा आएगी तो यहाँ की जो ऊपर की रेत है उसको उड़ा के ले जाएगी, और ये जितनी रेत उड़कर जाएगी उतनी आगे बिछ जाएगी, है ना। फिर यह प्रोसेस चलता रहेगा लगातार, और फिर ये इस तरह से आगे आगे टीला बढ़ता जाएगा। तो जो टीला यहाँ था, फिर यहाँ आगे, तो ये हवा की दिशा में, ये टीले हवा की दिशा में क्या होते हैं, गतिशील। तो इनको गतिशील टीले भी कहते हैं। तो देखिए ये जो है इसमें दो हॉर्न होते हैं, बीच में गर्त होती है, इसको थली या ढंड के नाम से जाना जाता है ना। आपको इस तरह के मरुस्थलीय क्षेत्र में ऐसे टीले इस तरह से आपको ये दिखाई देंगे, है ना। इस तरह के देखने में ऐसे दिखाई देंगे, है ना, अर्धचंद्राकार टाइप। जहाँ बहुत सारे होते हैं श्रृंखला के रूप में, तो ये इस तरह से बने होते हैं। तो ये इसकी प्रमुख बातें हैं। और राजस्थान में ये कहाँ मिलते हैं, देखें इसका जो मुख्य क्षेत्र है वो तो है भालेरी क्षेत्र। भालेरी क्षेत्र कहाँ पड़ता है, चूरू में पड़ता है। या फिर आए तो शेखावाटी क्षेत्र भी आ सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र में।
देखिए एक मैं मैप बना देता हूँ और कहाँ कहाँ मिलते हैं। ये क्या है, बिखरे हुए कई जिलों में पाए जाते हैं। देखिए बीकानेर में, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, चूरू में, सीकर में, जोधपुर में और बाढ़ में। तो देखिए ये इन जिलों में देखने को मिलते हैं। इनमें भी कोई पर्टिकुलर क्षेत्र है जहाँ पर ये पाए जाते हैं। देखिए बाड़मेर में मिलते हैं, बालोतरा में, बीकानेर में देशनोक जहाँ करनी माता का मंदिर है, लूनकरणसर, गंगानगर में सूरतगढ़, हनुमानगढ़ में रावतसर, चूरू में मैंने बताया भालेरी जो मुख्य क्षेत्र है इसका, सीकर में नीम का थाना क्षेत्र, और जोधपुर में ओसियाँ जहाँ का सूर्य मंदिर फेमस है राजस्थान में। तो देखिए ये बहुत सारे क्षेत्र हैं जो जहाँ पर बरखान या वृक्षान टीले पाए जाते हैं। और विद्यार्थियों देखिए इनकी विशेषता में ये जो है अनुप्रस्थ प्रकार के टीले हैं। शुरू में मैंने आपको बताया था, है ना, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दो प्रकार के होते हैं। अनुप्रस्थ मतलब जब बाधा आ जाती है तो उसके कारण बनते हैं। तो ये, और इसमें ये हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं, है ना, ये पैरेलल नहीं बनते, समकोण पर बनते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये टीले हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं, है ना। ये अनुप्रस्थी टीलों का प्रकार है। और ये जो है इसमें मैंने शुरू में बताया था ना जो कि दो तरह के होते हैं, बरखान और सीफ। तो ये बरखान वाले मैंने बताया था अनुप्रस्थ टीले हैं। तो हवा की दिशा के समकोण पर इम्पोर्टेंट वर्ड है ना। अनुप्रस्थ टीलों का ही प्रकार है, एक प्रकार के अनुप्रस्थ टीलों का प्रकार है। तो विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए इस तरह से अर्धचंद्राकार हैं, इसमें गर्त होती है, पवन भंवर के द्वारा बनती है, उसको थली या ढंड कहते हैं। दोनों सींग होते हैं कोने पर, हॉर्न। सबसे ज़्यादा तुर्कमेनिस्तान में पाए जाते हैं। ये चापाकार अर्धचंद्राकार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और भालेरी चूरू प्रमुख क्षेत्र है, शेखावाटी में मिलेंगे। इसका जो पवन मुखी ढाल है मंद और उत्तल है, और पवन विमुखी ढाल तीव्र और अवतल है। ये हवा की दिशा में गतिशील होते हैं, पीछे से अपर्दन करके जो उड़ा के मिट्टियाँ ले आती है वो आगे बिछ जाती है, इस तरह से आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये, और इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कब होगा? मार्च से जुलाई के बीच में, है ना। इसका सर्वाधिक विस्तार कब होता है? सर्वाधिक विस्तार तो मैंने शुरू में बताया था मार्च से जून में, क्योंकि उसको मार्च ऑफ द डेजर्ट जो कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पलायन इन्हीं टीलों का होता है। और ये बस्तियों में के जो क्षेत्र में जहाँ खेती होती है, और उद्यान क्षेत्र हैं, है ना, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। अभी किसान ने खेती करी, टीला थोड़ी देर बाद में ढक लेगा उसको। तो इस तरह से ये टीले खेती के लिए नुकसानदायक होते हैं। सबसे ज़्यादा देखिए क्षेत्रों में बालोतरा, बाड़मेर, देशनोक, लूणकरणसर, बीकानेर, सूरतगढ़, गंगानगर, रावतसर, हनुमानगढ़, भालेरी चूरू, नीम का थाना सीकर, ओसियाँ, जोधपुर। और ये अनुप्रस्थ टीलों का प्रकार है, हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, एक होता है परवलयाकार टीले, इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक सैंड
ड्यून्स, है ना। इसमें कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए जो ये इस तरह के टीले, ये ऐसे इस तरह के सामान्य रूप से मरुस्थल के सभी भागों में इस तरह के टीले देखने को मिलेंगे आपको। इनका आकार से उल्टा यू टाइप का इस तरह का होता है। तो इस तरह के जो टीले हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, इनको परवलयाकार टीले कहते हैं। देखने में ऐसा लगता है हेयर पिन बैंड की तरह, हेयर पिन बैंड जैसा। स्त्रियां जो हैं इस तरह का हेयर पिन अपने बाल में लगाती हैं ना, चूड़े में, तो इसको इस आकार होने के कारण हेयर पिन बैंड कहते हैं। तो ये हेयर पिन बैंड के नाम से इन टीलों को परवलयाकार टीले कहते हैं। और ये जो है राजस्थान के सभी मरु जिलों में पाए जाते हैं, है ना। राजस्थान के सभी मरु जिलों में मिलते हैं, है ना। तो एक मैप बना दूं तो आपको याद रहेगा। देखिए मेन तो सारे टीले हो गए लगभग। तो ये पूरा क्षेत्र इसमें मैंने बना दिया, जहाँ जहाँ पर भी टीले मिलेंगे सब जगह। तो पूरा मरु जिलों में, जो 12 मरु जिले हैं, सभी में ये देखने को मिलते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने का नहीं है। देखिए एक होता है, को बोलते हैं तारा भांति के टीले, इसको बोलते हैं स्टार शेप्ड। ये स्टार शेप्ड, इनका आकार जो होता है तारे की तरह होता है। ऐसे होता है स्टार, इस टाइप के इस तरह के टीले होते हैं, जो देखने में इनकी कई भुजाएं होती हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है जैसे कोई तारानुमा आकृति हो। तो इसमें जो है चारों तरफ से जो है वायु भंवर जब आती हैं, तो रेत जो है बीच में केंद्रीय भाग में इकट्ठा हो जाती है। तो इस तरह से अब केंद्रीय भाग में, है ना, रेत चारों तरफ से आके इकट्ठी हो जाती है, तो ऐसा ऊंचा शिखर टाइप बन जाता है, और उसको जो है इस तरह का टीला कहते हैं। तो इसमें क्या है, एक तो अनियमित पवन, जिन क्षेत्रों में अनियमित पवनें चलती हैं, किसी भी दिशा से आ जाती हैं, तो उस क्षेत्रों में ताराभांति के टीले बनते हैं, है ना। दूसरा, 3 या 4 भुजाएं होती हैं, है ना। भुजाएं ये इस तरह की होती हैं, या इसको बोलते हैं अनेक फिसलन तल, फिसलन तल। इसमें जब रेत फिसलने के जो तले हैं वो 3-4 हिस्से होते हैं, तो इस कारण ये फिसलन तल से रेत फिसल जाती है, तो 3-4 इसकी भुजाएं होती हैं, और अनियमित पवन के कारण ये टीले बनते हैं। और इसमें जो केंद्रीय उच्च शिखर, इसका जो ऊपर का हिस्सा है केंद्रीय उच्च शिखर होता है। क्योंकि बीच बीच में ऊपर हिस्सा बनता जाता है, बस इसका क्षैतिज स्थानांतरण नहीं होता, एक ही जगह रहता है ये, क्योंकि चारों तरफ से हवाएं आके रेत को एक तरह से ढेर के रूप में इकट्ठा कर देती है ना। इस तरह से समझ लो आप कि इस तरह से ये रेत का ढेर हो जाता है ना। इसमें बीच बीच में ये फिसल जाती है रेत, है ना, इस तरह से, है ना। ये इधर का हिस्सा है, इधर पीछे भी चारों तरफ फिसल जाती है। तो इस तरह से जो है ये, इसमें केंद्रीय जो शीर्ष पार्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो ऊपर होता रहता है हर बार। केंद्रीय जो शिखर है ये, इसको बोलते हैं शीर्ष। तो इसमें जो केंद्रीय शीर्ष है वो ऊपर की ओर उठता रहता है। ये जो है राजस्थान के 2 जिलों में पाए जाते हैं। देखिए मैंने हर टीले के मैप्स बना दिए आपको, ताकि आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक तो ये है गंगानगर, और दूसरा है जैसलमेर। और इनमें भी प्रमुख क्षेत्र हैं। गंगानगर में मिलता है ये सूरतगढ़ में,
और जैसलमेर में मोहनगढ़ और पोखरण। गंगानगर में सूरतगढ़, जैसलमेर में मोहनगढ़, पोखरण क्षेत्रों में मिलते हैं। ये अनियमित पवन के द्वारा बनते हैं। 3-4 भुजाएं और 3-4 फिसलन तल होते हैं। केंद्रीय उच्च शिखर होता है। इसका क्षैतिज स्थानांतरण नहीं होता है। देखिए विद्यार्थियों ने बहुत अच्छे से डायग्राम्स वगैरह बनाकर कोशिश करी है इसको आकर्षक करने की, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि देखिए याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसके प्रश्न आपने भी देखा होगा पिछले जो पेपर से आते हैं। देखिए एक होता है टीले, देखिए कई प्रकार के होते हैं। एक है नेटवर्क टीले। ये जो है राजस्थान में एक ही ज़िले में मिलता है, हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ का हिस्सा जो हरियाणा से टच करता है, आपको पता है इधर का हिस्सा हरियाणा है, तो इसका विस्तार हनुमानगढ़ से लेकर हरियाणा तक के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये टीले जो हैं, जो रेखिक टीले होते हैं, अनुदैर्ध्य रेखिक, एक होते हैं अनुप्रस्थ और रेखिक और परवलयाकार टीले। टीलों के पार्श्वीय भाग, किनारों पर पार्श्वीय भाग या मध्य में पाए जाते हैं। ये जो हैं, जो रेखिक टीले हैं, जो अनुप्रस्थ टीले हैं और जो पैराबोलिक टीले हैं, उनके किनारे या मध्य में पाए जाते हैं। तो इसका एक ही उत्तर आपको याद रखना है, जैसलमेर जिला, सॉरी हनुमानगढ़ जिला। देखिए दो छोटे छोटे हैं। कहीं पर जो झाड़ियाँ होती हैं, तो जब झाड़ियाँ जो हैं किसी मरुस्थलीय क्षेत्र में बाधा का काम करती हैं, तो उसके कारण जो रेत के टीलों का निक्षेप हो जाता है। छोटे छोटे टीले जो इस तरह के होते हैं, जो झाड़ियों के कारण बन जाते हैं, है ना। हवा जिसे आ रही है दिशा में, तो ये बाधा का काम करेगा, और इसमें ये हवा की दिशा हो गई, तो ये इस तरह के रेत यहाँ इकट्ठी हो जाएगी। तो इस टीले को शब्र का फिस या नेबखा के नाम से भी जाना जाता है। शब्र काफिज और नेबखा टीले। तो ये ध्यान रखना है, झाड़ियों के कारण कौन से टीले बनते हैं, शब्र काफिज और नेबखा। तो जहाँ पश्चिमी राजस्थान में जहाँ जहाँ झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर इस तरह के टीले देखने को मिलेंगे। एक देखिए, एक होते हैं जो प्लाया झील होती है आपके, जब ये खुले क्षेत्रों में प्लाया झील का निर्माण होता है ना, जब गर्त नहीं हो, और ऊपर के हिस्से में भी कभी कभी जो है, जो कम थोड़े गहरे क्षेत्र होते हैं, तो जब वहाँ पर हवा आती है तो ये विंड को रोक लेती है, और इसके कारण यहाँ पर छोटे छोटे टीले बन जाते हैं। तो ऐसे टीले जो हैं, जो प्लाया झील के कारण बनते हैं, इसको हम बोलते हैं लूनेट। लूनेट टीले, लूनेट टीले। तो देखिए विद्यार्थियों, बहुत सारे हमने टीले बताए। तो परवलयाकार पैराबोलिक टीले राजस्थान के हर जिले में, मरु जिले में पाए जाते हैं। हेयर पिन बैंड के तरह के होते हैं। तारा भांति के टीले, जिसमें चारों तरफ से अनियमित हवाएं आती हैं, और इसका आकार देखने में तारे जैसा लगता है। इसका जो केंद्रीय शीर्ष भाग है वो सबसे ज़्यादा ऊंचा होता है, क्योंकि चारों तरफ से हवाएं आती हैं और फिसलन तल से रेत नीचे फिसल जाती है। और 3-4 भुजाएं, अनेक फिसलन तल, केंद्रीय उच्च शिखर होता है। और ये सूरतगढ़ गंगानगर में तथा मोहनगढ़ पोखरण जैसलमेर में पाए जाते हैं। नेटवर्क टीले हनुमानगढ़ से हरियाणा के क्षेत्रों में मिलते हैं। ये रेखिक
अनुप्रस्थ पर वलयाकार टीलों के पार्श्वी भाग या मध्य में पाए जाते हैं। झाड़ियों के कारण बनने वाले टीलों को सब्र काफिज या नेबखा कहते हैं। प्लाया झील के कारण जो टीले बनते हैं उनको लूनेट टीले कहा जाता है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए विद्यार्थियों, एक चीज़ और समझ लें। एक होता है, आपने शब्द सुना होगा गासी। गासी का मतलब है रेत मुक्त मार्ग। रेत मुक्त मार्ग ये एक्चुअली सहारा में ये शब्द काम में लिया जाता है, सहारा के मरुस्थल में। तो कभी आपसे पूछे गासी क्या होता है, तो रेत मुक्त मार्ग या इसको कारवां मार्ग भी कह सकते हैं आप। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो कारवां इधर से उधर जाते हैं तो वो उन मार्गों से होकर जाते हैं जहाँ रेत कम होती है। तो टीलों के बीच में जो हवा जो है रेत को उड़ाकर ले आती है, तो बीच में ऐसे मार्ग बन जाते हैं जहाँ पर रेत कम होती है। तो उसका प्रयोग जो है काफिलों के लिए जो है किया जाता है। देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे ये है ना, ये टीले हैं। तो यदि इसको पार करना पड़ेगा तो हम इन क्षेत्रों से पार करेंगे, है ना। फिर और टीले भी होते हैं जहाँ पर श्रृंखलाबद्ध रूप से ये टीले ऐसे पाए जाते हैं। बहुत सारे टीले होते हैं, है ना। तो जहाँ पर ये टीले बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर अब जो है इनको कैसे पार किया जाए, ठीक है। तो देखिए इसमें जो ये क्षेत्र हैं, ये निम्न क्षेत्र है, यहाँ पर ये निम्न क्षेत्र है, ये निम्न क्षेत्र। तो इस तरह से निम्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले जो मार्ग हैं उसको हम गासी कहते हैं ना। यहाँ पर भी ये निम्न क्षेत्र है, यहाँ ये निम्न क्षेत्र है, यहाँ भी। तो इस तरह से देखिए आप विद्यार्थियों, जो लो लाइंग एरियाज में से होकर जो लोग इधर से उधर जाते हैं उसको रेत मुक्त मार्ग गासी या इसको कॉरिडोर भी कहते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बालू का टीले जहाँ पर बहुत श्रृंखलाबद्ध रूप से होते हैं, घने होते हैं, तो उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। देखिए विद्यार्थियों, मैं एक बार दुबई गया था घूमने, और दुबई के वहाँ पर जो है अबू धाबी भी हम लोग गए थे। और वहाँ पर आपको पता है बहुत रेत के टीले जो सब जगह मिलते हैं। तो वहाँ पर एक सफारी करते हैं, डेजर्ट सफारी उसको बोलते हैं। और उसमें हम आप देखिए जीप होती है एक, है ना, और उसके टायर जो होते हैं बड़े बड़े, और उसमें से हवा निकाल देते हैं। और आप देखिए हवा निकाल देते हैं ताकि वो धंस जाती है उसमें रेत में। और आप देखिए मीलों दूर तक डेजर्ट में उस जीप को, गाड़ी को चलाया जाता है। तो वो जो गाड़ी चलती है जिसमें कई लोग भी बैठते हैं, सब मरुस्थल के टीले देखते हैं दूर दूर तक। तो आप देखिए मेरे को भी ये सौभाग्य मिला, और ये भी इतना डर लग रहा था कि एक टीले पर चढ़ती गाड़ी, फिर उतरती, फिर चढ़ती। तो वो जो मार्ग है वो मार्ग है एक्चुअली जहाँ टीलों का जो एरिया है वो थोड़ा लो लाइंग है, वहाँ गहराई कम है, इसलिए उनमें से होकर जाते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में ऐसे जो कारवां मार्ग हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, गासी। तो ये भी शब्द कभी आ सकता है। तो विद्यार्थियों देखिए अपना जो है शुष्क प्रदेश पूरा हो गया, और अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो अर्धशुष्क प्रदेश पर होगा, और उसके बाद ये है उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान पूरा हो जाएगा। तो आज तो इतना ही। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।